मित्रों नमस्कार। जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए ये प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट है जिसे बिना विलंब किए हुए प्रारंभ करते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्त मणि का आयात कहाँ से करते थे? इसके 4 ऑप्शन पारंपरिक रूप से दिए गए हैं। तो बताइए कि इसका जो लाजवर्त मणि का आयात कहाँ से करते थे। तो इसका उत्तर जो हमारे 4 दिए गए हैं, मेसोपोटामिया, दूसरा राजस्थान, बदख्शां, बलूचिस्तान। तो जो इसका उत्तर हमारा सही है वो बदख्शां सही है, सी नंबर। ये बदख्शां, ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? यानी सबसे ज़्यादा किस नदी का उल्लेख हुआ है वैदिक साहित्य में? नर्मदा नदी का, गोदावरी नदी का, सिंधु नदी का या गंगा नदी का? तो इसका उत्तर हमारा है वो सी नंबर सही होगा, सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है ना। तीसरा प्रश्न, बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका भी उत्तर आप लोग जानते होंगे, उत्तर सी है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है ना। नंबर 4, प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? यानी सबसे पहली विचारधारा दर्शन की कौन है? तो सांख्य, वैशेषिक, कर्म मीमांसा या योग? तो जो इसका उत्तर हमारा सही है वो पहला सही है, यानी सांख्य दर्शन सबसे प्रारंभिक विचारधारा है, 4 का ए नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं, बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है? महात्मा बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल की बनाई गई है? तो गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल है। तो उसका उत्तर हमारा जो 5 का है वो बी सही है, ये कुषाण काल में इसकी प्रतिमा यानी गौतम बुद्ध जी की बनाई गई थी। प्रश्न नंबर 6, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? यानी किस अभिलेख में काव्यात्मक रूप शैली का सबसे पहले प्रयोग किया गया है ना? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में, बी नंबर है अशोक के अभिलेख में, सी नंबर राजेंद्र प्रथम के अभिलेख में और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो 6 प्रश्न का उत्तर आप लोगों को बताना है कौन सा सही होगा ना। तो 6 का जो सही है हमारा अशोक का ये अभिलेख सही है। अशोक के अभिलेखों, यानी कि अशोक के अभिलेखों में सबसे पहले काव्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 7, अभी देखिए मध्यकालीन इतिहास है, मुगल कालीन का इतिहास ना। यानी मिश्रित प्रश्नों का बेहतरीन संकलन हमने इसमें प्रैक्टिस सेट में किया है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर जो 7 है, औरंगजेब के निम्नांकित पुत्रों में से किसने अपने पिता के विरुद्ध मराठों से सहायता मांगी थी? तो ये आप लोग जानते होंगे कि ये जो था अकबर था, जो अकबर पुत्र था, इसने अपने पिता के विरुद्ध धार्मिक नीतियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और मराठों से सहायता मांगी थी,
तो जो इसका उत्तर पहला है यानी कि ए नंबर सही है। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर है 8वां। ये प्रश्न नंबर 8वां और बड़ा कर लेती हैं स्क्रीन। जी, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता माना जाता है? प्रश्न 8वां है, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता माना जाता है? तो निरुक्त के जो प्रतिपादक हैं वो यास्क जी हैं। कौन है? यास्क, यानी कि बी नंबर सही है, यास्क। इन्होंने निरुक्त का प्रतिपादन किया था। प्रश्न नंबर 9, ऐन्द्र महाअभिषेक का विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? ऐन्द्र महाअभिषेक का विवरण किस अभिलेख में मिलता है? ठीक है, तो बताना है शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या ऋग्वेद में। तो प्रश्न नंबर 9 का डी नंबर सही है इसका, ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। ये प्राचीन भारत में लंबाई मापने की इकाई क्या कहलाती थी? तो देखिए इसके विचार रक्तिका, निमिष, कार्श, यव। तो जो इसके उत्तर सही है वो यव हो। यव को जव भी वैदिक साहित्य में कहा गया है, लेकिन ये लंबाई मापने की भी एक इकाई थी, तो इसलिए ये भ्रम में ना रहे कि यव को जव कहा जाता था। तो इस प्रकार से ये उत्तर हमारा सही होगा डी नंबर, यव। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 11 है ये, किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ में उल्लेख मिलता है? तो ये आप लोग सब जानते होंगे, इसका जो प्राचीनतम संदर्भ में उल्लेख मिलता है वो हड़प्पा काल से स्वास्तिक के चिन्ह में, यानी स्वास्तिक जो एक प्रकार का चिन्ह होता है ना, जैसे ये ऐसे और ये ऐसे है ना, ये ऐसे एक चिन्ह बनाया गया है ये। प्रश्न नंबर 12, बंगाल में मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप, बंगाल में मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहाँ का जो राजस्व था कितना हो गया था वार्षिक ना? तो इसका जो उत्तर सही होगा हमारा 12वें प्रश्न का ए नंबर सही होगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 80 लाख रुपए हो गया था। इसके पहले जो था ये बहुत कम था। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा हमारा वो ए नंबर सही होगा, ये नहीं 80 लाख रुपए हो गया था। ठीक है, और इसके पहले बहुत कम था। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? तो ये जो इमारत है हमारी ये हुमायूं का मकबरा है। प्रश्न नंबर 13 का बी नंबर सही होगा, ये बी नंबर। ठीक है, ये हुमायूं का मकबरा, जिसमें जो दिल्ली में हाजी बेगम ने हुमायूं की पत्नी थी, या जिसे अकबर की सौतेली माँ भी कहा जाता है, उसने बनवाया था। इस मकबरे में जो है 9 लोगों को दफनाया गया है। अब प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं, बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन इसका। जी, प्रश्न नंबर 14 है, गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल हैं? तो गुरु नानक जी के हैं और उत्तराधिकारी जो हैं उनके, या शेख फरीद जी की हैं, या नामदेव, कबीर, रविदास, या इन सभी की। तो ये जो इसका उत्तर सही है हमारा वो डी नंबर सही है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब में जो है सिखों का जो ग्रंथ है उसमें इन सभी जो गुरु थे, ऋषि थे, या कबीर, नामदेव, रविदास, इन सभी के जो हैं वो शामिल हैं कविताएं। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं।
मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में कौन उत्तरदायी था? मुस्लिम कानून का प्रतिपादन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता था? काजी उल कुजात, काजी, मुफ्ती या मीर आदिल? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा 15 का डी होगा, ये डी नंबर। प्रश्न नंबर 16 है, बड़ी कर लेते हैं इसकी स्क्रीन, ये और बड़ी कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 16, होला मोहल्ला किसने प्रारंभ किया था? होला मोहल्ला जो एक सिखों का त्यौहार था, इसको जो है गुरु गोबिंद सिंह ने, यानी सिखों के अंतिम गुरु गोबिंद सिंह ने प्रारंभ किया था। ठीक है, जो 10वें गुरु थे, 10वें गुरु गोबिंद सिंह थे, उन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ये डी नंबर सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 17 है, एनफील्ड राइफल भारत में कब परिवर्तित की गई थी? तो इनफील्ड राइफल को लेकर ही 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, कारतूस लगाई जाती थी इसी वजह से इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। तो ये इसका जो उत्तर होगा हमारा 1856 होगा। ठीक है, 1856 में ये नई राइफल आई थी जिसमें वो चलाने से पहले इसमें कारतूस जो लगानी पड़ती थी उसको मुंह से खोलना पड़ता था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी। इस वजह से इसको विद्रोह का एक कारण बन गया था ये। प्रश्न नंबर 18 है, और इसकी स्क्रीन बड़ी कर लेते हैं। ये प्लासी किस नदी किनारे है? प्लासी जो एक स्थान है जहाँ 1757 का युद्ध हुआ था, 1757 का युद्ध हुआ था, तो ये किस नदी किनारे बसा हुआ है, या यह स्थान कहाँ पर है? तो यह भागीरथी नदी किनारे है, भागीरथी। ठीक है, बंगाल में ये स्थान पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल में ये स्थान पड़ता है। वहाँ भागीरथी नदी किनारे युद्ध हुआ था 1757 का, जिसमें कौन कौन लोग थे? लॉर्ड क्लाइव था, और एक तरफ और कौन था? बंगाल का मुगल बादशाह सिराजुद्दौला, बंगाल का बादशाह नवाब था सिराजुद्दौला ना। अब प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते 19 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, स्क्रीन और बड़ी छोटी कर लेते हैं, पूरा प्रश्न नहीं दिखाई देता। प्रश्न नंबर 19 है, किस वायसराय ने भारत में अपनी वैश्विक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? यानी कौन सा वायसराय था जिसने भारत में विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी? भारत में विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी। तो रिपन थे, कर्जन थे, मेयो थे या लिटन थे? जो इसका उत्तर हमारा सही होगा वो सी नंबर सही होगा, ये मेयो थे। इन्होंने आर्थिक वैश्विक विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई थी। चलिए, अब लास्ट प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का, तो इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी की गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती कहकर पुकारा था? कौन सा ऐसा वायसराय था जिसने गांधी जी के राजनीतिक कार्यों को जो है राजनीतिक फिरौती का नाम दिया था? ये बताना है। इरविन थे, वेवेल थे, रीडिंग थे या लिनलिथगो थे ना। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा वो डी नंबर सही होगा, यानी लिनलिथगो थे जिन्होंने गांधी जी की राजनीतिक गतिविधियों को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। तो हमारा प्रैक्टिस सेट आज यहीं ख़त्म होता है। अगर चैनल प्रश्न का संकलन अच्छा रहा हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली समस्त वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हों। चलिए बंद करते हैं अपना यह आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर। ठीक है।